अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन एन एरे ए इज गिवन बिलो। तो बोल रहा है कि तुमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तुमको कोई एक एरे ए दिया है, ठीक है, कोई एरे ए दिया है। इस एरे ए में तुमको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब तुमको बेसिकली इस एरे ए में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है लेट एल ऑफ आई डिनोट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई इन द एरे। तो बोल रहा है कि तुमको एक एल ऑफ आई दिया है। ये एल ऑफ आई क्या है, एल ऑफ आई है तुम्हारा इंडेक्स आई से लेकर, ठीक है, इंडेक्स आई से जो तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो है तुम्हारा एल ऑफ आई। ठीक है, तो एल ऑफ आई क्या है, एरे के इंडेक्स आई से जो भी तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो है तुम्हारा एल ऑफ आई। ठीक है, तो एल ऑफ आई क्या है, इंडेक्स आई से जो भी तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंडेक्स आई से लेंथ ऑफ इंडेक्स आई से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, ठीक है, मोनोटोनिकली वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लिख रहे हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एल ऑफ आई क्या है, तो एरे के इंडेक्स आई से, ठीक है, एरे के इंडेक्स आई से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंडेक्स आई से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, तो आई होप तुमको एल ऑफ आई का मतलब समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इनिशियलाइज एल ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है, ये जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। फिर आगे बोल रहा है फॉर ऑल आई सच दैट, ठीक है, इनिशियलाइज एल ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू वन। ये क्यों बोला है, देखो इसका भी मतलब समझा ही देते हैं। ये इसलिए बोला है क्योंकि एल ऑफ आई क्या है, एल ऑफ आई है इंडेक्स आई से लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, वही है एल ऑफ आई। हाँ, तो अगर हम एल ऑफ एन माइनस वन ले लें और अपना एरे का साइज़ क्या है, एरे का साइज़ है, देखो यहाँ पर इंडेक्स दिया एरे का क्वेश्चन में, एरे का इंडेक्स क्या है 0 से एन माइनस वन। तो अपना एरे का इंडेक्स है 0 से एन माइनस वन। ठीक है, हाँ, तो अब एल ऑफ एन माइनस वन मतलब कि इंडेक्स एन माइनस वन से तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो अब देखो इंडेक्स एन माइनस वन से, मान लो ये तुम्हारा एरे है और इसमें है इंडेक्स 0 से लेके एन माइनस वन, यही तुम्हारा क्वेश्चन में। हाँ, तो एल ऑफ आई मतलब, एल ऑफ आई मतलब कि मान लो ये है किसी एरे का इंडेक्स आई, ठीक है, मान लो इस एरे में है कोई इंडेक्स आई, तो एल ऑफ आई मतलब कि इस इंडेक्स आई से, इस इंडेक्स आई से तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, तो एल ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, तो एल ऑफ एन माइनस वन का मतलब कि इंडेक्स एन माइनस वन से तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। अब देखो इंडेक्स एन माइनस वन से आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्स एन माइनस वन से आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इंडेक्स एन माइनस वन से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, अ नंबर इटसेल्फ, बस एक।
तो इसीलिए देखो यहाँ पर दिया है एल ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू वन, तो इसीलिए एल ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो एल ऑफ n माइनस वन का मतलब कि इंडेक्स n माइनस वन से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, तो इंडेक्स n माइनस वन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे से तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, तो उसका आगे कोई एलिमेंट ही नहीं, तो नंबर इटसेल्फ एक, यही लेंथ है। ठीक है, इंडेक्स n माइनस वन से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, नंबर इटसेल्फ एक लेंथ, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिया। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि इनिशियलाइज एल ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू वन कैसे आए। ठीक, तो चीज़ों को समझा दी। ठीक है, इस पर अब कर रहे हैं। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n माइनस वन। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर, फिर आगे बोल रहा है फॉर ऑल आई सच दैट आई इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर ऑल आई, तो आगे क्या बोल रहा है, फॉर ऑल आई सच दैट आई 0 से बड़ा या बराबर है एंड लेस देन n माइनस टू। ठीक है, फिर यहाँ पर तुमको एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन क्या है, एल ऑफ आई इक्वल्स टू वन प्लस एल ऑफ आई प्लस वन इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस इक्वेशन का मतलब समझा रहे हैं। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एल ऑफ आई इक्वल्स टू वन प्लस एल ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमको क्या चाहिए, एल ऑफ आई चाहिए, राइट। हाँ, हमको एल ऑफ आई चाहिए। एल ऑफ आई क्या है, इंडेक्स आई से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एरे का इंडेक्स आई का एलिमेंट और उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स का एलिमेंट, मतलब आई प्लस वन के इंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमको एल ऑफ आई मतलब इंडेक्स आई से हमको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा करंट इंडेक्स आई है, ठीक है, तो करंट इंडेक्स आई का एलिमेंट को नेक्स्ट इंडेक्स आई प्लस वन के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो अगर मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा हुआ करंट वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब हमको मेरे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमको मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, क्योंकि जब हम कंपेयर किए करंट एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि हमको इंडेक्स आई से चाहिए, तो हम क्या किए, इंडेक्स आई के एलिमेंट को नेक्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही हमको पता चला कि लेस देन है मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जैसे ही हमको पता चला कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वन ऐड कर दो। क्यों वन ऐड कर दो, क्योंकि हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मेरे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट है फ्रॉम इंडेक्स आई। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया इंडेक्स आई प्लस वन में जो मेरे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए वन प्लस। ठीक है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, वैसे ही हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मेरे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो इसीलिए वन प्लस। अब वन प्लस एल ऑफ आई प्लस वन। अब एल ऑफ आई प्लस वन मतलब कि अब आई प्लस वन इंडेक्स से जो भी मेरा नहीं होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, उसमें वन ऐड कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये है एल ऑफ आई। इस तरीके से इक्वेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एल ऑफ आई क्या है, इंडेक्स आई से जो भी मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा उसका लेंथ। ठीक है, तो हम क्या किए, जो मेरा करंट इंडेक्स आई है उसका एलिमेंट को नेक्स्ट इंडेक्स आई प्लस वन वाले एलिमेंट से कंपेयर किया। तो जैसे हमको पता चला कि लेस देन मतलब इंक्रीजिंग में है, तो जैसे ही पता चला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक ऐसा एलिमेंट इंडेक्स आई प्लस वन पर मिल गया जो मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसीलिए हम कर दिए वन प्लस। और वन प्लस एल ऑफ आई प्लस वन, इसका मतलब क्या है, तो अब इंडेक्स आई प्लस वन से हमको चेक करना है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स आई के लिए चेक कर लिए, तो अब जैसे ही वन प्लस किए
तो अब इंडेक्स i+1 से चेक करो कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो यही है इक्वेशन का मतलब, ठीक है। और ये 1 + की हुआ क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो हमको मेरे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ये वाला एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा इस पूरे इक्वेशन का मतलब, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं है, फॉल्स हो गया मतलब मान लो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जब ए आई मेरा ग्रेटर देन ai+1 होगा तो मतलब डिक्रीज़ हो गया, इंक्रीज में मिल नहीं रहा, और हमको इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। तो जैसे ही डिक्रीज़ हुआ मतलब भैया मेरे आगे मतलब इंडेक्स आई से हमको इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं मिला, तो बस इंडेक्स आई में जो एलिमेंट है वही इकलौता मतलब खुद में ही वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला एलिमेंट तो उससे छोटा हो गया, तो इसीलिए अदरवाइज 1, ठीक है। तो अगर लेस देन हुआ तो 1 ऐड करके L(i+1) फाइंड आउट करो, लेकिन अगर ग्रेटर देन हुआ मतलब मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम खुद है, बस इंडेक्स आई वाला एलिमेंट हम खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेरे आगे वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम खुद ही हैं मतलब एक लेंथ, तो इसीलिए एक लेंथ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे इक्वेशन का मतलब हम समझा दी, ठीक। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, फाइनली द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज मैक्स ऑफ L0 L1 ... L(n-1), ठीक है। तो अब इन सारे को रब कर रहे हैं, जो भी हमको समझाना था हम चीज़ें समझा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन में दम नहीं है, बस 5 मिनट दिखाते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, फाइनली द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज मैक्स ऑफ L0 L1 ... Ln-1। तो बोल रहा है कि तुम्हारा जो नहीं होता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, वो कैसे आएगा, तो क्या करो मैक्स कर दो किसका, L0 L1 L2 ... Ln-1, ठीक है। तो जब तुम इन सारे का मैक्सिमम ले लेगा तो तुमको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगा। कैसे, तो L0 का मतलब कि 0 इंडेक्स से तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, 1 इंडेक्स से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, ठीक है। L(1) मतलब कि 1 इंडेक्स से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, L2 मतलब कि इंडेक्स 2 से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, एंड सो ऑन Ln-1 तक। तो Ln-1 मतलब कि इंडेक्स n-1 से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, तो जो भी उसका मैक्सिमम होगा वही तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। हाँ, तो वही बोला है कि जस्ट इनका मैक्सिमम ले लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द एल्गोरिथम यूजेज डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द एल्गोरिथम हैज अ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूजेज ब्रांच एंड बाउंड पैराडाइम, फिर थर्ड बोल रहा है द एल्गोरिथम हैज नॉन लीनियर पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूजेज ब्रांच एंड बाउंड पैराडाइम, फिर फोर्थ बोल रहा है द एल्गोरिथम यूजेज डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम। तो बेसिकली पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा एल्गोरिथम टेक्निक, ठीक है, इन चारों में से कौन सा एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक तुम्हारा ये प्रॉब्लम यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये कौन सा एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज़ करेगा। तो देखो इस इक्वेशन को देख के तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि शायद डीपी लग सकता है। कैसे, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, L(i) = 1 + Li+1, ये रिकर्सिव इक्वेशन ही तो है। कैसे, L(i) मतलब कि इंडेक्स i से मेरा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। L(i) मतलब इंडेक्स i से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर L(i) को देखो कैसे लिखे, काइंड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन जैसा, ठीक है, मतलब एक फंक्शन जैसा, L(i) को एक फंक्शन जैसा लिख दी। हाँ, तो इक्वल्स टू जैसे ही हमको पता चला कि ये वाला कंडीशन ट्रू है
जैसे ही हमको पता चला कि ये वाला कंडीशन ट्रू है तो हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 ऐड कर रहे हैं, और बाकी हम फिर वापस से एल को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। एल को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं कहाँ से? इंडेक्स i+1 से। ठीक है, तो ये रिकर्सिव इक्वेशन ही तो है। तो जैसे ही तुमको रिकर्सिव इक्वेशन दिखा, ठीक है, और नहीं होता है, तुमको थोड़ा थोड़ा सा नहीं होता है, दिखना भी चाहिए इक्वेशन टाइप का कि हाँ ऐसा कुछ इक्वेशन हम नहीं होता है, लिखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ऐसा कुछ रिकर्सिव इक्वेशन हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम इस रिकर्सिव इक्वेशन को देखो तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगा। और क्यों क्लिक करना चाहिए? कि जैसे ये वाला इक्वेशन है तो ये वाला इक्वेशन बेसिकली और कुछ नहीं है, रिकर्सिव इक्वेशन ही अभी तुमको हम कन्वर्ट करके दिखा दिए। ठीक है, तो जैसे ही तुम रिकर्सिव इक्वेशन दिखा वैसे ही थोड़ा सा, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही प्रॉब्लम है, हम बोल रहे कि एक आइडिया लेना चाहिए कि यहाँ पर शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज हो सकता है। ठीक है, शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर तो दिख नहीं रहा उतना क्लियर के साथ। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो हम डिवीज़न तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बड़े प्रॉब्लम को जस्ट छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हम लोग छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ डिवीज़न होता है, प्रॉब्लम का दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवीज़न होता है, ऐसा कुछ होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में। लेकिन यहाँ पर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, जस्ट एक छोटा सब प्रॉब्लम कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। और अगर मान लो कि यहाँ पर रिकर्सिव इक्वेशन है भी, तो तुमको लग भी रहा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर भी यूज़ हो सकता है, तो लग रहा है, लेकिन इक्वेशन तो देखो इक्वेशन किस तरीके से है। तो इक्वेशन जिस तरीके से, उसको देख के एक आइडिया लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसा सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक हम जितना भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कराएं उसमें इसी तरीके का सिचुएशन रहा है, इसी तरह का काइंड ऑफ सिचुएशन रहा है। ठीक है, जैसे इसके पहले जो कराए थे मैक्स वाला, ठीक है, मैक्स ऑफ a0 प्लस y/2 कॉमा y। ठीक है, तो इसी तरीके का तो काइंड ऑफ सिचुएशन है। ठीक है, तो तुमको ये इक्वेशन देख के तुमको एक आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, ये वाला इक्वेशन देख के तुमको एक आइडिया लगना चाहिए कि एटलीस्ट ये रिकर्सिव इक्वेशन है, इतना तो आइडिया लगना चाहिए कि ये रिकर्सिव इक्वेशन है, एटलीस्ट इतना आइडिया लगना चाहिए। भले अभी भूल जाओ कि डिवाइड एंड कॉन्कर है कि नहीं, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है कि नहीं, भूल जाओ। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आइडिया लगाओ कि ये जो इक्वेशन है ये रिकर्सिव इक्वेशन है। तो रिकर्सिव इक्वेशन लिख लिए। अब जैसे रिकर्सिव इक्वेशन तुम देखा, ठीक है, तो अब रिकर्सिव इक्वेशन है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, डीपी हो सकता है, बैक ट्रैकिंग हो सकता है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए क्या चाहिए कि तुमको एक बड़ा प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, जनरली ऐसा ही होता है, जनरली। ठीक है, किसी किसी में होता है कि, ठीक है, किसी किसी में क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर में जनरली ऐसा ही होता है कि तुम किसी भी बड़े प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर अपने बड़े प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट एक छोटा सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कि एक बड़ा सब प्रॉब्लम था कि इंडेक्स आई से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करो, तो एक कंपैरिजन किए, 1+ ऐड किए, और फिर यहाँ छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिए। ठीक है, मतलब छोटा सब प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए कि अब इंडेक्स i+1 से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्रिएट करो। तो एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिए। ठीक है, एक बड़े प्रॉब्लम को एक छोटा सब प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर इज तो आउट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब जब डिवाइड नहीं कर रहे हैं और रिकर्सिव इक्वेशन लिखे हैं तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद ये डीपी का हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद ये डीपी का हो सकता है, बैक ट्रैकिंग का भी हो सकता है, बैक ट्रैकिंग का भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, और ये ब्रांच एंड बाउंड, आई गेस बैक ट्रैकिंग, ये एक बार देख लेते हैं, ब्रांच एंड बाउंड, सर्च द बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ, ये काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग ही है।
ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग ही है जो ब्रांच इन बाउंड दिया है। जैसे यहाँ पर देखो हम बोले डिवाइड एंड कॉन्कर इज आउट ऑफ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन तो नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को, अपने बड़े प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब प्रॉब्लम में। यहाँ पर जस्ट एक छोटा सब प्रॉब्लम क्रिएट किए, ठीक है। तो बड़े प्रॉब्लम को यहाँ पर डिवाइड नहीं किए, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हम लोग सब प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पर हम अपने बड़े प्रॉब्लम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं किए, ठीक है। जस्ट यहाँ पर अपने बड़े प्रॉब्लम का एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट किए, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर इज आउट ऑफ ऑप्शन। अब देखो ब्रांच एंड बाउंड दो जगह है। ब्रांच एंड बाउंड इज काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग हो सकता है क्योंकि रिकर्सिव इक्वेशन है। तो बैक ट्रैकिंग है या डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये कैसे पता करें? तो रिकर्सिव इक्वेशन लिख दिया, हाँ। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो पहला कंडीशन क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए ही चेक करो, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि तुम्हारा जो बड़ा सब प्रॉब्लम है वो छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मेरा जो बड़ा सब प्रॉब्लम है वो छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक हुआ। देख सकते हो बड़ा सब प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम मेरा छोटा सब प्रॉब्लम में ब्रेक हुआ, हाँ। अब छोटा सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा उसको कंबाइन करके हम बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। पहला कंडीशन में ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हम बोले कि जो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में, छोटा सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकें और उस छोटे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये मेरा पहला कंडीशन। तो देखो हम एक प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिए, हाँ। और जब ये मेरा छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जब ये छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इसको 1 के साथ ऐड करके मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब बहुत सारे सब प्रॉब्लम विथ सेम इनपुट होना चाहिए। तो ये कहाँ है? अब ये देखते हैं। तो पहला कंडीशन तुमको दिख गया होगा, ठीक है, हाँ। अब देखो हम दिखाते हैं। तो अब देखेगा, अब यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखेगा तो इसको देखो, मैक्स, हमको मैक्स ऑफ L1 L0 L1 L2 डॉट डॉट LN -1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, ध्यान रखना। ये है रिकर्सिव इक्वेशन, दैट्स फाइन, लेकिन ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो मेरा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो मेरा यहाँ है, मतलब ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, दैट्स फाइन, लेकिन ये है मेरा ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ट्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ट्री मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा मल्टीपल सब प्रॉब्लम विद सेम इनपुट है या नहीं, तो वही हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इस L0 का मतलब क्या है? L0 का मतलब क्या है? L0 का मतलब कि 0 इंडेक्स से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता करो, ठीक है। L0 मतलब कि इंडेक्स 0 से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वही तुम्हारा L0, ठीक है, हाँ। तो अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हम L0 को एक्सपांड कर रहे हैं। तो L0, और मान लो कि नहीं होता है ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तो जब a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i प्लस 1 होगा, तो कंडीशन जब ट्रू होगा तब मेरा ये वाला इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेरा कंडीशन क्या है? a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i प्लस 1, ठीक है। तो a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i प्लस 1, हाँ। तो मान लो कि ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, L0 के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब ये वाला इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये वाला इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन। तो ये वाला इक्वेशन क्या है कि i के जगह मेरा भी देखो 0 है, ठीक है, i के जगह 0 है। तो 1 प्लस L ऑफ 0 प्लस 1 मतलब 1 प्लस L1, तो L0 हो जाएगा 1 प्लस L1, ठीक है, हाँ। अब L1 फिर से रिकर्सिवली कॉल होगा, तो फिर से ये वाला कंडीशन चेक होगा। तो मान लो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, तो फिर से ये वाला इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा। तो L1 के अंदर से फिर से कॉल होगा 1 प्लस L2, ठीक है, क्योंकि L ऑफ i इक्वल्स टू 1 प्लस L ऑफ i प्लस 1। तो जो भी करंट इंडेक्स है उससे जस्ट एक ज़्यादा, दैट्स ऑल। तो जो भी करंट इंडेक्स है 1 उससे एक ज़्यादा L2, ठीक है, हाँ। अब इस पॉइंट पे मान लो कि तुम्हारा कंडीशन, ठीक है, L2 के लिए चेक किए तो मेरा कंडीशन ये वाला
फेल कर गया, ठीक है, मान लो ये वाला कंडीशन फेल कर गया तो यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, सिंपली टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेट कर जाएगा मतलब, तो यहाँ पर देख सकते हो अदरवाइज में 1 है, तो L2 के अंदर क्या रहेगा 1, बस, ठीक। अब L1 को एक्सपांड करो, तो L1 को एक्सपांड करेंगे तो देखो L1 को जब एक्सपांड किए थे तो ये वाला है, तो पूरा कॉपी कर लो, तो L1, तो L1 के अंदर से 1 प्लस L2 और इसके अंदर से 1, ठीक है। तो L1 ऑलरेडी हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो सिंपली इसको यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब L2 में आओ, तो L2 हमको पता है कि L2 सिंपली 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा L3, नेक्स्ट होगा मेरा L3, फिर L4, फिर L5, डॉट डॉट कहाँ तक, L ऑफ n-1 तक, ठीक। अब देखो, अब L3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो L3 का ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब L3 हो जाएगा 1 प्लस L4, ठीक है। मान लो L4 के लिए भी कंडीशन ट्रू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस L5, मान लो L5 के लिए भी कंडीशन ट्रू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस L6, मान लो L6 के लिए भी कंडीशन ट्रू, ये हो जाएगा 1 प्लस L7, और मान लो यहाँ पर फॉल्स हो गया कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ रुक जाएगा। अब L4 को एक्सपांड करो, तो L4 का देखो ऑलरेडी यहाँ पर हम एग्जीक्यूट किए हुए हैं, तो सिंपली कॉपी कर लो, तो 1 नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि हमको सब प्रॉब्लम से मतलब है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ये नहीं होता है, ये 1 प्लस सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ सब प्रॉब्लम देखना है कि सब प्रॉब्लम विथ सेम इनपुट अवेलेबल है कि नहीं, कि मल्टीपल सब प्रॉब्लम विथ सेम इनपुट अवेलेबल है या नहीं, तो 1 प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सब प्रॉब्लम लिख रहे हैं, तो L4 एक्सपैंड होगा, तो L4 के अंदर देखो L5, L6, L7 है, तो L5, L6, L7, ठीक है। अब L5 को एक्सपेंड करेंगे तो देखो L5 के अंदर से L6, L7, L6, L7, और इस तरीके से आगे और भी एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पर तुम देखोगे अगर ध्यान से, अब ध्यान से अगर तुम देखेगा तो देखो L1, L1, ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल सब प्रॉब्लम विद सेम इनपुट, इनपुट क्या है 1, देख सकते हो L1 में इनपुट है 1, L1 में इनपुट है 1, तो 2 जगह L1 है, ठीक है। देखो 2 जगह L2 है, ठीक है, इनफैक्ट 3 जगह L2 है, ठीक है। और देखना है तुमको, हाँ L4 देखो, L4 2 जगह है, L5 देखो, L5 3 जगह है, L6 देखो, L6 1 2 3, आगे एक और L6 होगा 4, ठीक है। तो L7 इतने बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स है विद सेम इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब प्रॉब्लम है विद सेम इनपुट, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये प्रॉब्लम को हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम को ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है मेरा रिकर्सिव इक्वेशन, तो रिकर्सिव इक्वेशन से आइडिया लगाएं कि डीपी का क्वेश्चन हो सकता है, बैक ट्रैकिंग का भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था कि डीपी का हो सकता है। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर का तो नहीं लग रहा था, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि ये रिकर्सिव इक्वेशन हम लिख लिए, दैट्स फाइन। और नहीं होता है कि रिकर्सिव इक्वेशन लिख लिए, तो रिकर्सिव इक्वेशन बैक ट्रैकिंग में भी यूज़ हो सकता है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी रिकर्सिव इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था डीपी का, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि फिर डीपी के लिए सोचने लगे तो यहाँ पर इस चीज़ का बस ध्यान रखना था कि मेरा फाइनल आंसर इससे आने वाला है, मैक्स ऑफ L0, L1, L2, तो फिर इसी को एक्सपांड करना था, ठीक है। तो इसी को एक्सपांड करेंगे, तो जब इस पूरे को एक्सपांड किया तो यहाँ पर हमको दिख गया, क्या दिख गया, मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स विद सेम इनपुट। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड कि हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक किए, और जब छोटे सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कंबाइन करके हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, और दूसरा कंडीशन कि मेरे पास बहुत सारे सब प्रॉब्लम में सेम इनपुट्स हैं, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो इसीलिए ये डीपी एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक
ठीक है। और स्ट्रांग फीलिंग का कुछ बात भी नहीं है, राइट। जैसे तुमको ये रिकर्सिव इक्वेशन दिखा और जैसे तुमको पता चला कि ये वाला फाइनल रिजल्ट है, तो यहाँ से तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट हो जाना चाहिए कि इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर मेरे बहुत सारे सेम प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेम मतलब सब प्रॉब्लम विद सेम इनपुट आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम मैथ्स वाला पार्ट देखेगा, ठीक है, जैसे ये मैथ्स वाला पार्ट देखेगा और ये वाला इक्वेशन देखेगा, तो ये वाला इक्वेशन देखे कि सबसे पहला रिकर्सिव इक्वेशन, दैट्स फाइन। और डिवाइड नहीं हो रहा है, दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड एंड कॉन्कर तो नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डीपी है। क्यों डीपी हो सकता है? क्यों डीपी हो सकता है? तो रिकर्सिव इक्वेशन है, हाँ, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हाँ। और ये मैथ्स वाला जैसे ही इक्वेशन देखें, मैथ्स वाला जैसे ही हम फंक्शन देखें, तो यहाँ पर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि L0, L1, L2, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार जब L0 को एक्सपैंड करेंगे तो L1, L2, L3 इसके अंदर से एक्सपैंड होता चला जाएगा, तो फिर L1 यहाँ पर है दोबारा, फिर L2 है दोबारा, तो इतने ही से ही दिमाग में विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स होंगे विद सेम इनपुट, और उसके बाद फिर एक्सपैंड करके कंफर्म कर लो, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। तो बहुत ही ईजी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमको एक्सप्लेन करने में समय लग गया, अदरवाइज़ तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे अभी तक हम जितना बताएं उसके हिसाब से, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं।